एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। बट मुझे एक बात बताओ कि इंडक्टर मतलब क्या है? यू नो, इंडक्टर का मतलब क्या है? एनीबॉडी नो? कैपेसिटर मतलब क्या है, क्या करता है वो? कैपेसिटर क्या करता है? हेलो, हाँ बताओ। सर कैपेसिटर हाँ, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। एक सेकंड रुको तो। वो एक डिवाइस है नहीं तो कुछ बोल रहा था, बोलो। कैपेसिटर किसको करता है? जो इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। करेक्ट। इंडक्टर क्या करता है मालूम है? इंडक्टर, इंडक्ट हाँ बोलो। सर इंडक्ट करता होगा। इंडक्टर करता है कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते हैं इंडक्टर। ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने डिवाइस के अंदर में। तो इसमें देखो, ये जो इंटरनल इंडक्टर लेके हम काम कर रहे हैं, ये जो स्पाइरल दिख रहा है तुम्हें, ये जो कॉइल दिख रहा है, ये बेसिकली इंडक्टर है। इसका काम क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करके रखना। क्या करते हैं देखो, और इसके इंडक्टर का इंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टेंस, कैपेसिटी ऑफ द इंडक्टर टू स्टोर, दैट इज कॉल्ड एल। एल मतलब उसको हम लोग इंडक्टेंस कहते हैं, which is connected to a source of alternating EMF epsilon. L क्या होता है? This is the inductance which is connected to a source of alternating EMF epsilon, which is given by epsilon is equal to epsilon naught sin omega t. Epsilon is equal to epsilon naught sin omega t हो जाता है। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं EMF। So अभी इंडक्टर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। इंडक्टर में इतना खास कुछ रेजिस्टेंस नहीं रहता है। द सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता है। सो इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉप होने का सवाल नहीं होता है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इसलिए कहता है कि ये जो इंडक्टर है, ये जो सर्किट है, ये सर्किट प्योरली इंडक्टिव है, इसमें रेजिस्टेंस है नहीं। अभी क्या करें, ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें जो दिया हुआ है, इसमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, दिस इज द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या प्रोडक्शन करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोडक्शन करते हैं, which flows through the inductor। जब इंडक्टर थ्रू फ्लो करेगा, इंडक्टर थ्रू जब करंट फ्लो होगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी करंट फ्लो होना मतलब उधर से क्या निकलता है? करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं, चेंजिंग, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड ऑलवेज चेंज करते हैं। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट causes change in magnetic flux, and change in magnetic flux induced EMF। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? EMF इंड्यूस करते हैं, राइट?
और Yes. ईएमएफ इंड्यूस जो करता है, तो ईएमएफ इंड्यूस करता है एंड व्हिच कॉजेस द करंट। और एक बात है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो क्रिएट होने का साथ साथ, हम लोग लेंस लॉ से क्या पढ़ा है, वो उसका जो कॉज है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, उसको अपोज करते हैं। इसीलिए इस ढंग का ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। Hmm. करेक्ट। सो अगर ये हो रहा है, सो देखो इंडक्टर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, thus a purely inductive AC circuit, alternating current flows through the inductor, एक बैक ईएमएफ इज सेटअप। क्यों सेटअप है तुम लोग मालूम है, 2-4 स्टेप बीच में है, तुम लोग मालूम है। करंट फ्लो हो रहा है, चेंज इन करंट, करंट फ्लो हो रहा है मतलब ही है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। चेंज इन करंट, चेंज इन द मैग्नेटिक ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट causes change in magnetic flux, and change in magnetic flux induced EMF in the circuit। और ये EMF क्या करते हैं, जिसका वजह से वो क्रिएट हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स का वजह से, वो क्या होता है कि उसको अपोज करते हैं। सो बैक ईएमएफ इज क्रिएटेड व्हिच अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ, जो अपोज करता है अप्लाइड ईएमएफ। तो नेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ कितना होता है, देखो इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उसका वजह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो ये प्रोड्यूस होने के बाद जो वो अल्टरनेटिंग करंट का वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स एंड उसका वजह से ईएमएफ, तो इधर से जो ईएमएफ क्रिएट होता है दैट इज बैक ईएमएफ, फिर अपोज करता है वो। तो वो एक्चुअली का किसका अपोज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को एज वेल एज करंट एज वेल एज ईएमएफ को अपोज करेगा। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू कितना है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू कितना है, इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन से माइनस करो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इन द सर्किट। देखो ईएमएफ को अपोज करता है बोल के ईएमएफ का जो एक्चुअल वैल्यू है, जो अल्टरनेटिव ईएमएफ जो तुम प्रोडक्शन किया था, जो तुम प्रोवाइड कर रहा था, उसका वैल्यू कमती हो जाता है, ड्रॉप होता है ड्यू टू इंडक्टर। उसका वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस की वजह से नहीं होता है, इंडक्टर वजह से, क्योंकि इंडक्टर में जो ईएमएफ प्रोडक्शन हो रहा है वो फिर अपोज कर रहा है ना, तो फुल जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो काम करने नहीं सकता है। तो इप्सिलॉन माइनस एल डॉट डी आई बाई डी टी, बट दिस ईएमएफ मस्ट बी जीरो। ये ईएमएफ जो होता है बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये जो ईएमएफ क्रिएट होता है और उसको अपोज करते हैं, उसमें कुछ मतलब क्या होता है, फुल ईएमएफ यूज होता है इससे ईएमएफ बनाने के लिए। फुल अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो फुल्ली यूज हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है। इसका थ्रू जो ईएमएफ बनता है, जो बैक ईएमएफ बनता है, उसको बनाने के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होने का कोई सवाल ही नहीं है। एंड दैट मींस जितना अमाउंट ऑफ तुम इप्सिलॉन दे रहा है, सेम अमाउंट ऑफ बैक ईएमएफ क्रिएट होता है। तो इसीलिए कहता है कि ईएमएफ रेजिस्टेंस नहीं है बोल के, ईएमएफ जो इसमें बन रहा है दैट इज इप्सिलॉन माइनस एल डॉट डी आई बाई डी टी। दोनों के अंदर में कोई दूसरा वैल्यू नहीं है। रेजिस्टेंस होने से क्या होना था, रेजिस्टेंस अगर होना था, रेजिस्टेंस होने से उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप उधर चला जाना था, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है जितना ही ईएमएफ अल्टरनेटिव ईएमएफ प्रोडक्शन कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ बैक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, दैट इज इक्वल। बताओ ये पार्ट तुम्हारा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना तक? Yes, sir. अब इप्सिलॉन का जगह में हम इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑलरेडी हम पढ़ के आया। Yes, sir. तो ये जब लगा सकता है, तो इसमें देखो ये एल और डी टी क्या होता है इसमें, देखो ये dt
आके इसका पास में बैठ गया, और ये एल आके इसका नीचे बैठ गया, तो डी आई इज इक्वल टू ये मिल रहा है ना। Yes, sir. सो अभी इंटीग्रेशन करो बोथ साइड को। अगर बोथ साइड को इंटीग्रेशन करोगे देन व्हाट हैपेंस, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन टी का होता है कॉस टी, लेकिन साइन ओमेगा टी का तुम लिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे एक ओमेगा जाएगा। अंडरस्टूड। So, और इंटीग्रेशन करने से, इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इसमें कांस्टेंट आता है जिसको सी से रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन में, तो इसमें जस्ट कांस्टेंट करके लिख दिया। बोलो कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? सर हम्म सर वो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो स्टैंडर्ड है क्या? हाँ, तो लेंस लॉ में दिया हुआ है ना, हम लोग पढ़ के आया ना लेंस लॉ पे। ओ हाँ। वही तो है। किसी को कुछ पूछना है? no, sir. बस देखो अभी जो अप्लाइड ईएमएफ इज साइनयूसॉइडल, मतलब क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है जो अप्लाइड ईएमएफ। डेफिनेटली इट इज अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है, साइनयूसॉइडल डेफिनेटली होगा, अप्स एंड डाउन्स तो होगा ही। तो वी एक्सपेक्ट द करंट आल्सो टू बी साइनयूसॉइडल डेफिनेटली। अल्टरनेट ईएमएफ कभी डेफिनेटली डीसी करंट क्रिएट नहीं करेगा। जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो डीसी करंट क्रिएट नहीं करता है ना, क्या करंट क्रिएट करेगा अल्टरनेटिंग ईएमएफ? डेफिनेटली DC एसी करंट। करंट क्रिएट करेगा अनडाउटेडली। तो अगर एसी करंट क्रिएट कर दिया गया है, अगर वो एसी करंट क्रिएट कर रहा है, सो देयरफॉर एवरेज करंट आई मस्ट बी जीरो ओवर अ टाइम पीरियड, वी नो इट। हम लोग इसको डिराइवेशन किया भी है, एवरेज करंट ऑफ एसी करंट। Yes, यस sir. सर। सो नाउ द एवरेज ऑफ cos ओमेगा टी इज जीरो। अगर एवरेज करंट अगर जीरो हो गया तो एवरेज ऑफ cos ओमेगा टी जीरो हो गया। ये वाला जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू जो वैल्यू है, आई का वैल्यू अगर जीरो दे दिया, आई इज इक्वल टू जीरो दे दिया, तो ये इप्सिलॉन ओमेगा सब तो इधर जीरो में चला जाएगा। तो cos ओमेगा टी वैल्यू कितना होगा cos ओमेगा टी का, जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट में चला जाओ, ये करंट अगर जीरो हो जाएगा, आई भी जीरो, तो अगर एवरेज cos ओमेगा टी ये भी जीरो हो जाएगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0. जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया दैट मींस ये कांस्टेंट को हम लोग गायब कर देगा। इधर से जब हम लोग लिख रहा है, इधर से जो हम लोग लिख रहा है कांस्टेंट गायब, कांस्टेंट नहीं लिख रहा है क्योंकि एवरेज एसी करंट आई अगर जीरो होगा तो cos ओमेगा एवरेज cos ओमेगा टी भी जीरो हो जाता है। सो सर आपका रुक के आ रहा है, थोड़ा रुकिए ना। हाँ, देखो ये अगर आई जो है ये अगर जीरो हो गया, सो ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू दिस वैल्यू, कांस्टेंट तो जीरो हो गया, तो इसलिए हम इसमें कांस्टेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। इप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा एल जो है, एंड दैट इज इक्वल टू होता है आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ एसी, Yes, sir. राइट। तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, मैं उसको ओमेगा एल लिख दिया, तो ये वाला जगह में माइनस आई नॉट लिख दिया,
अभी cos ओमेगा टी को तुम लिख सकते हैं ना sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। cos ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, राइट। ये माइनस अगर तुम अंदर में घुसाओगे तो क्या हो जाता है, sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये माइनस अगर अंदर में घुसाओगे तो क्या हो जाता है, Yes, sin ओमेगा sir. टी माइनस पाई बाई 2। Yes, sir. तो ये हो गया I इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जहां पर हम लोग जानते हैं आई नॉट मतलब इधर लिख के रखा है आई नॉट इजिकल टू इप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा एल एंड व्हिच इज द फार्मूला ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ एसी। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर पर पीक वैल्यू तो इप्सिलॉन नॉट बाय आर नहीं होती। इप्सिलॉन नॉट बाई आर हाँ ओमेगा एल भी होता है, ठीक है। देखो एक चीज, इक्वेशन 2 कौन सा है, ये है, और इक्वेशन 1 कौन सा है, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट। और इक्वेशन 1 जो है इसमें एंगल कितना है, ओमेगा टी। दोनों का अंदर में एंगल का लेस किसका है, आई का है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो इसलिए on comparing equations 1 and 2 we find that phase angle of current, that is I is equal to pi by 2 radian less than the EMF, pi by 2 radian less than the EMF। बोल सकते हैं हम लोग इसको। Yes, sir. ये हो गया लॉजिक। तो फिर एक आई और इप्सिलॉन का जो है वो वैल्यू हम लोग मिल गया कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी फाइंड दैट फेज एंगल ऑफ करंट आई इज पाई बाय 2 रेडियन लेस देन द इप्सिलॉन। इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत है उसके लिए? नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ को जस्ट याद कर लो, ग्राफ ऑफ इप्सिलॉन एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। इप्सिलॉन एंड आई वर्सेस ओमेगा टी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इप्सिलॉन और आई का जो ग्राफ है इन केस ऑफ द वर्सेस ओमेगा टी, ये हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। और बी का क्या होता है, फेजर डायग्राम जो है वो फेजर डायग्राम होता है, देखो फॉर एन इंडक्टिव सर्किट ये होता है ग्राफ। दोनों ही इंडक्टिव सर्किट का ही ग्राफ है। अगर इप्सिलॉन एंड आई का ग्राफ अगर पूछेगा तुम्हें कि इन केस ऑफ द इंडक्टिव सर्किट ये ग्राफ को ड्राइंग करना है, और फेजर डायग्राम अगर बोलेगा तो इसको ड्रॉ करना है, बस वही। नेक्स्ट देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। देखो मेजर में ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ये होता है कि ओमेगा एल कंपेयरिंग इक्वेशन। देखो एक चीज अभी जो प्रिया बोल रहा था कि सर आई नॉट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट आर होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रूफ कर दिया है कि इप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा एल हो गया आई नॉट। अगर ये दोनों को अगर इक्वल करेगा तो हम लोग आर इज इक्वल टू ओमेगा एल लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन को इक्वल करेगा and we find that omega L जो है it plays the same role here as the resistance R in resistive circuit।
रेजिस्टिव सर्किट में आर जो रोल प्ले करता है, ओमेगा एल भी इधर सेम रोल प्ले कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ऑपोजिशन occurred by the opposition offered by the inductor to flow of AC through it. Such a non-resistive opposition to flow the current is called reactance. Such a non-resistive opposition to flow of current is called a reactance. उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिएक्टेंस कहता है, और इट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा सुन लो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस का जैसे काम करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं। सो ये होता है कि मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू फ्लो द एसी। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है और ऑपोजिशन ऑफर्ड, बेसिकली हम लिख सकते हैं कि ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, एंड सच अ नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन। देखो ये जो ऑपोजिशन करता है, ये रेजिस्टेंस ऑपोजिशन नहीं कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है। टू द फ्लो सच ए नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड अ रिएक्टेंस। सो क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। इन दिस केस इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सएल। क्या कह सकते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एक्स सफिक्स एल, एंड व्हिच इज इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, क्योंकि देखो आर का जगह में ओमेगा एल काम कर रहा है। where f is the frequency of the AC supply, L is the इसमें f is the frequency of the AC supply, SI unit of the inductive reactance is called the ohm। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको भी रेजिस्टेंस का यूनिट से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो फॉर AC क्या होता है? AC करंट के लिए XL is directly proportional to the F। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होता है? एक्सएल भी बढ़ते रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ते रहेगा। एंड फॉर डीसी क्या होता है? एफ इज इक्वल टू 0, मतलब डीसी में तो फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, वो तो स्टेडी करंट है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस उसमें नहीं रहता है, 0 रहते हैं। दैट मींस वी कैन से कि इंडक्टर अलाउज ए डीसी, इंडक्टर अलाउज डीसी फ्लो थ्रू इट, इंडक्टर अलाउज डीसी फ्लो थ्रू इट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट को आराम से इंडक्टर अलाउ कर सकता है इजीली, बट ऑपोजिट द फ्लो ऑफ एसी। इसमें क्या हम लोग कंक्लूजन में आया कि अपोज करते हैं टू फ्लो द एसी थ्रू इट। ऑब्वियसली आईआरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, तो आई नॉट का जगह में हम लोग लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा एल। अगर ये लिखेगा इप्सिलॉन बाई ओमेगा एल लिखेगा, तो देखो इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट बाई ओमेगा एल जो लिख रहा है, इप्सिलॉन नॉट बाई रूट 2 मतलब क्या होता है? इप्सिलॉन आरएमएस होता है, इसको ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुका है। और ओमेगा एल का जगह में हम लोग क्या बैठा सकते हैं कि एक्सएल बैठा सकते हैं। क्लियर है और नहीं बताओ? एनी क्वेश्चन प्लीज? समझ गए तुम लोग सारे? Yes, sir. Yes, sir. पूछ रहे एनी प्रॉब्लम? चलो इसमें जो पार्ट होता है कि ये वाला ओमेगा एल का जगह में एक्सएल लगा दिया था। अभी देखो वेरिएशन ऑफ द एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ द एक्सएल विद फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक्सएल प्रोपोर्शनल टू द एफ। सो द ग्राफ ऑफ एक्सएल वर्सेस एफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, डेफिनेटली ये होगा।
क्यों होगा बताओ? ये वाला जो पार्ट होता है एक्सएल और एफ, क्योंकि दे आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए एक ग्राफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम जो कह रहा है कि एसी कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। देखो क्या होता है इसमें, ये वाला पार्ट में क्या होता है, देखो दिस इज योर पिक्टोरियल डायग्राम, वेरी सिंपल लिखा हुआ है। देखो बोला है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू टैपिंग की, ये स्विच है, टैपिंग की मतलब स्विच है मान लो। तो ये कैपेसिटर सी है और ये बैटरी जो है V0 इसका थ्रू कनेक्ट करके रखा है। सो अगर कनेक्ट करके रखेगा तो क्या हो जाता है, देखो एज अ सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब की स्विच ऑफ ऑन है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेट ए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेट ए, प्लेट ए से फ्लोइंग करना शुरू होता है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर उधर ए से फ्लोइंग नहीं करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा कैसे, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, तो टू गेट मोर पॉजिटिव चार्ज। और क्या बोल रहा है, और ए पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल बैटरी में circuit is closed, electrons start flowing from the plate A and positive terminal of the battery and from the negative terminal to the plate B, negative terminal of the B से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा। सिंपल सा बात है। कहां पर जाएगा, बी प्लेट में कैपेसिटर का। This plate, the plate A and B start acquiring positive and negative charges respectively. Plate A and B जो होता है start acquiring positive and negative charges respectively. Positive and negative charges को मिलना शुरू करते हैं। Capacitor gets progressively charged. Capacitor फटाफट चार्ज होना शुरू हो जाता है। Until its potential difference across the plate A and B becomes equal. कब तक ये चार्जिंग होगा, जब तक A और B का अंदर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ए और बी का अंदर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है, तब तो ये चार्जिंग चलते रहेगा अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एज सून एज दिस हैपेंस द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टॉप्स एंड ड्यूरिंग द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड एन इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट। डेफिनेटली ये जब चार्ज फ्लो हो गया, जब फुल हो गया, तब क्या होता है, ये सर्किट में और करंट फ्लो नहीं होता है। समझ गए होप्सो। दिस इज कैपेसिटेंस, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट्स, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इधर की रखा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आ रहा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में, फिर नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया, आ रहा है कि प्लेट, नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और तुम देखोगे कि इसे एमीटर है, करंट मेजर कर रहा है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। और क्या होता है, ये और क्या होता है, साथ साथ क्या होता है, ये कैपेसिटर चार्जिंग शुरू हो जाता है। तो कैपेसिटर चार्जिंग कब तक चलेगा, जब तक ए का और बी का दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक। जब ये सेम हो जाएगा तब क्या हो जाता है, वो चार्जिंग होता नहीं है, चार्जिंग तो फुल हो गया। सो और क्या हो जाता है, ये वाला जो पार्ट है, ये सर्किट में करंट फ्लो बंद हो जाता है एंड यू विल ऑब्जर्व कि एमीटर और डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। समझ गए लॉजिक। So as it clear the momentary deflection in the ammeter, the maximum charge on the capacitor plates will be Q0 is equal to CV0. Maximum charge on the capacitor plates क्या हो जाएगा, Q0 is equal to CV0. 10 है कैपेसिटर स्टॉप्स आर डीसी, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट स्टॉप कर देते हैं। ये जो बैटरी का जो करंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं ना, वो तो अल्टरनेटिव करंट नहीं है, वो तो स्टेडी करंट है। अगर रेजिस्टेंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन द सर्किट, अगर रेजिस्टेंस इसका थ्रू तुम इंक्लूड करोगे सर्किट इन सीरीज में, अब मतलब ये जगह में कैपेसिटर जो रखा हुआ है इसका साथ ये जगह में रेजिस्टेंस को लगा दिया, ये अगर उधर रहेगा तो क्या होता है, देखो
maximum charge on the capacitor plates will be Q naught is equal to CV naught plus the capacitor stop. तो ये हो गया. Resistance अगर तुम सीरीज में लगाओगे, the process of charging of capacitor gets slow down. Definitely जितना जल्दी कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उसको क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा. रेजिस्टेंस कुछ करंट को खा देते हैं. एंड कैपेसिटर टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट फुल्ली चार्ज. और ये वाला जो वेरिएशन है, ये लो जो वेरिएशन है, देखो ग्राफ में दिया हुआ है, Q with time t, the charge grows exponentially from 0 to maximum value of Q naught. अभी क्या होता है, we may define the time constant. किसको कहता है? टाइम constant of the RC circuit. RC circuit मतलब क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आर इन द सर्किट, आर इन द सीरीज. ये जो सर्किट दिया हुआ है ये क्या होता है, दिस इज द कैपेसिटिव सर्किट. इसमें कैपेसिटर है ओनली, रेजिस्टेंस नहीं है. लेकिन इसमें अगर रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रखोगे तो ये सर्किट का नाम हो जाता है आरसी सर्किट. तो द टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेगा? द आरसी सर्किट एज द टाइम इन व्हिच द कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू 0.62 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज. टाइम कांस्टेंट उसको कहता है जिस समय क्या करता है, टाइम कांस्टेंट उसको कहता है ऑफ द आरसी सर्किट एज द टाइम इन व्हिच, ये टाइम है जिसमें क्या होता है, जो टाइम में कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स चार्ज होता है. मतलब 1 हो जाने से मतलब फुल चार्ज, मतलब 0.632 टाइम्स चार्ज होता है. मतलब क्या होता है, हम बोल सकता है 63.2% चार्ज होता है. वी कैन से कैपेसिटर 63.2% चार्ज होता है फुल चार्ज का. तो उस टाइम को कहता है जो टाइम में एक आरसी सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस तुम लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया मतलब जिस समय कैपेसिटर फुल चार्ज होने के लिए, मैक्सिमम चार्ज मतलब फुल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का 63.2%, वी कैन से 0.62 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, मतलब 63.2% अगर चार्ज होता है, दैट मींस उसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट. जो टाइम लगाता है वो चार्ज होने के लिए उसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट कहते हैं. दिस इज आरसी सर्किट. ये वैल्यू होता है टाइम कांस्टेंट डेफिनेटली. जो टाइम में आरसी सर्किट में जो टाइम में फुल चार्ज कितना है, Q नॉट, 62% चार्ज होना, 63.2% चार्ज होना, मतलब ये पोजीशन. ठीक है, तो चार्ज होता है इसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट होता है कि इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर इन एसी सर्किट. एसी सर्किट में कैपेसिटर का इफेक्ट क्या होता है, देखो ये जो सर्किट है, ये जो फिगर है, इसे क्या कर रहा है, देखो C कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. कैपेसिटर C जो है ये कैपेसिटर का सब कनेक्टेड है. कैपेसिटर गेट्स चार्ज इन वन डायरेक्शन. इनिशियल में केस में क्या होता है, कैपेसिटर वन डायरेक्शन में चार्ज होता है इन फर्स्ट हाफ साइकिल, then discharged and then charged in the opposite direction in the second half cycle, again discharged and so on. As a result, there is continuous and alternating current in the circuit and capacitor provides easy path for AC. क्या होता है, देखो ये alternating circuit है, इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव और फिक्स्ड नेगेटिव नहीं है. क्या करेगा, अगर मान लो ये साइड अगर प्लस हो गया और ये साइड माइनस हो गया, तो हर सेकंड में क्या होता है, 50 टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है. जब ये पॉजिटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देता है. इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देते हैं. और ये जो पॉजिटिव, मान लो ये नेगेटिव पार्ट है, और जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा तो इधर से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होके इधर घुसता है. फिर क्या होता है, उल्टा हो जाता है. ये जो पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाता है. ये पॉजिटिव ये कन्वर्ट इधर हो जाएगा और ये नेगेटिव
ये कन्वर्ट होके ये हो जाएगा। समझ गए? ये जो रिवर्स जैसे हो गया, ये नेगेटिव जैसे हो गया, ये पॉजिटिव जैसे हो गया। अगर मान लो उल्टा हो गया, अगर मान लो ऐसा हो गया कि ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा था चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मान लो ये कैपेसिटर के ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। जब ये नेगेटिव हो गया तब क्या हो जाता है? उल्टा केस हो जाता है। जब ये पॉजिटिव था, देखो और एक बार मैं दिखा रहा हूं, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। हम लोग जब फिक्स्ड बैटरी लगाया था क्या था, इधर से कंटिन्यूअसली ई छोड़ रहा है, इधर से ई जितना छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जितना छोड़ेगा, वो ये प्लेट जो है पॉजिटिव प्लेट उतना ही फास्ट होते रहते हैं। तो क्या हो जाता है फिर देखो, अगर ये जितना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा इतना ही ये पॉजिटिव प्लेट चार्ज होगा, और ये जितना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा वो नेगेटिव प्लेट उतना ही चार्ज होता रहेगा। अब ये पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, वो कैसे? देखो, इन माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये अगर माइनस हो गया तो ये पॉजिटिव प्लेट से ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो क्या हो गया, जब तुम इधर नेगेटिव कर दिया तो क्या होता है, ये और इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं सकता है। सो उल्टा क्या हो रहा है, ये नेगेटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन इधर उल्टा जा रहा है। समझ में आया? इधर से उल्टा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर। तो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव प्लेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा घुसाता रहेगा, इसका चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। तो इसीलिए वही बोला है, ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द सोर्स कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। कब चार्ज होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, जब ये प्लस होता है इन वन डायरेक्शन इन द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड देन डिस्चार्ज्ड। ये जो एरो में ड्रॉ किया, दिस इज द डिस्चार्ज, क्योंकि ये माइनस हो गया तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इधर क्या कर रहा है, इधर उल्टा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल रहा है। नेगेटिव से अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो डिस्चार्ज हो गया। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, वो चार्ज होता है। जब ये प्लस था, ये पोर्ट प्लस था और ये पोर्ट माइनस था, तब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन घुस रहा है। अभी क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इधर से इधर जाएगा, फिर ये नेगेटिव जो पार्ट है वो इधर से इधर जाएगा। तो ये वाला जो दिखा रहा है, दिस इज द डिस्चार्ज। इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, और उल्टा होने से चार्ज होता है। तो देखो, उल्टा होने से ऐसा हो जाएगा, कब होगा, ये जब प्लस होगा और ये जब माइनस होगा। ये पार्ट जब माइनस हो जाता है तब क्या होता है, देखो इसमें चार्ज हो रहा है। तो ब्लू कलर का जो लाइन है उसमें चार्ज हो रहा है, जैसे रेड कलर जो लाइन है उसमें डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसमें जो बोला है, ड्यू टू द अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द सोर्स कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड इन वन डायरेक्शन इन फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होता है, गेट्स चार्ज्ड एंड देन डिस्चार्ज्ड एंड देन चार्ज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन during the second half cycle and again discharged and so on, चलते रहते हैं। and as a result there is a continuous through alternating current in the circuit. A capacitor provides an easy path for AC. तो easy path मतलब कैपेसिटर थ्रू करंट फ्लो होता है कंटिन्यूअसली। ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटर इन एसी सर्किट। बोलो एनी क्वेश्चन? सर कैपेसिटेंस का चार्ज नहीं बदलेगा ना? जब डिस्चार्ज होता है तब, जब डिस्चार्ज होता है
तो कैपेसिटर का चार्ज डिस्चार्ज हो गया, बदलता रहेगा ना, कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा। एक बार चार्ज हो रहा है वन डायरेक्शन में, फिर डिस्चार्ज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो चार्ज तो कंटिन्यूअस बदलता ही रहेगा। लेकिन इससे क्या था, एसी सर्किट में कैपेसिटर थ्रू करंट पास हो सकता है, लेकिन हर हाफ साइकिल में चेंज होता है, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से वो साइकिल भी चेंज होते रहते हैं। बोलो प्रिया। हाँ सर ठीक है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? सर सर जब डिस्चार्ज वाला प्रोसेस में ना पॉजिटिव जो कंटिन्यूस फिर वापस माइनस में क्यों मतलब रिलीज नहीं कर पा रहे? हाँ बुशरा प्लीज रिपीट कि तुम लोग जो डिस्चार्ज वाला प्रोसेस में क्या बोल रहा है, पॉजिटिव वाला जो मतलब कंटिन्यूस उसको उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं कर पा रहे हैं माइनस वाला में। डिस्चार्ज वाला जो बोल रहा है उसमें तो Yes, इलेक्ट्रॉन्स sir, कैसे निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्चार्ज होगा कब होता है, देखो ये रेड कलर का होता है डिस्चार्ज, तो ये तो पॉजिटिव कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से तुम इलेक्ट्रॉन्स निकल सकता है। कब निकलेगा, जब बैटरी इधर पॉजिटिव होगा, जब बैटरी पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेगा, निकाल के माइनस को कैसे देगा, माइनस माइनस से रिपेल करेगा। समझ गए? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। जब पोलैरिटी चेंज हो गया तब इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं निकल पा रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था कि बिकॉज ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड को कैसे करके प्रोवाइड करेगा, नहीं सकेगा ना। एनीबॉडी हैज एनी? सर अभी आप क्या बोल रहे हैं? हमको जो क्वेश्चन पूछा था पूछ रहा, वो बोल रहा है सर जब डिस्चार्ज वाला रेड कलर का जो डायग्राम देख रहा है दिस इज डिस्चार्ज, तो रेड कलर में क्या होता है, ये नेगेटिव हो गया और ये पार्ट तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। डिस्चार्ज जो होगा तब जब ये पोलैरिटी चेंज कर लिया, इधर से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन तो चार्जिंग का समय निकल रहा था, तो इधर से इलेक्ट्रॉन तभी निकल रहा था क्योंकि इसका बैटरी का पोल था पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव तरफ जा सकता है, दिक्कत नहीं है। जब पोल चेंज कर लिया, ये जो माइनस कर लिया पोल, तब इधर से इलेक्ट्रॉन निकालने से जाएगा नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, जाएगा नहीं। हाँ सर ठीक है। ठीक है सर हाँ बोलो। सर वो कैपेसिटर से डिस्चार्ज नहीं होगा ना, वहां डिस्चार्ज से ही होगा मतलब? डिस्चार्ज हो रहा है, तो जब ये पोल इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना इधर, जब नेगेटिव ब्लू वाला उल्टा इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर उल्टा जाएगा ना तो वो तो नेगेटिव है, इधर उल्टा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये डिस्चार्ज होगा ना। पॉजिटिव में तुम इलेक्ट्रॉन घुसा रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, तो उल्टा पॉजिटिव से तुम जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उतना ही चार्ज ज्यादा होगा। इधर जब नेगेटिव हो गया और फिर डिस्चार्ज होना मतलब कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन घुस रहा है। बोलो तकलीफ क्या है? गेन का क्वेश्चन का हम आंसर दे सका है? हाँ सर। नहीं तो री करो क्वेश्चन को अगर क्लैरिटी नहीं है तो। सर सर कैपेसिटर का पोलैरिटी भी चेंज हुआ क्या, मतलब कैपेसिटर का पोलैरिटी प्लस या माइनस? हाँ सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड हाफ में चेंज होता है। चेंज ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होने से पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसमें है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो नेगेटिव है, ये अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवा दोगे तो ये नेगेटिव पोलैरिटी हो जाएगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगा। समझ गए?
इसका जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तुम घुसा दिया तो वो डेफिनेटली पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव। उल्टा ये पॉजिटिव हो जाएगा। एनी मोर? बोलो। और कोई? ठीक है, चलो हम लोग जो पढ़ेगा अभी, ये क्वेश्चन आता है, derive the expression for the reactance of a capacitor when connected across an AC source. AC circuit containing only a capacitor. ये ऐसी सर्किट है, EMF वोल्टेज लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग EMF लगा हुआ है, तो क्या होता है, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C। अल्टरनेटिंग EMF क्या होता है? इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट sin ओमेगा 2 t। Due to continuous charging and discharging of the capacitor plates, a continuous but alternating current exists in the circuit. Continuous charging और discharging हो रहा है ना। पहले क्या था, जहां पर तुम बैटरी लगाया था उसमें क्या हो गया था, जब कैपेसिटर प्रॉपर्ली चार्ज हो गया था, जब कैपेसिटर फुल चार्ज अचीव कर लिया था, तब करंट फ्लो सर्किट में बंद हो गया था, राइट। जो मैं इधर दिखाया था ये सर्किट में, मैं बोला था जब ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, मतलब जीरो हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तब क्या होता है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन ये जो सर्किट है इसे कंटिन्यूअस चार्जिंग हो रहा है एज वेल एज साथ साथ डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ऐसा कभी मोमेंट नहीं हो रहा है जिसमें फुल चार्ज होकर बैठा हुआ कैपेसिटर, चार्जिंग होने के साथ साथ फिर डिस्चार्ज हो रहा है। तो फुल चार्ज होने से होगा तभी, जब तब होने से और फुल चार्ज हो जाएगा सो तब करंट फ्लो तो बंद ही हो जाता है। तो कंटिन्यूअस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने का वजह से क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा सर्किट में। सर्किट में कंटिन्यूअस अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा तुम नहीं। बोलो। नहीं। क्या नहीं समझ में नहीं आएगा? आया? इशिता तकलीफ हो रहा है? बोलो। नहीं नहीं नहीं। सो हाँ, चार्जिंग या कुछ और अलग? देखो इसमें क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, मैं जो इधर तुम लोगों को कहानी बताया था, ये जो कंसेप्ट बताया था, क्यों डिस्चार्जिंग हो रहा है और क्यों चार्जिंग हो रहा है, ये जो बोल रहा है ना, जो बैटरी जिसमें डायरेक्ट करंट है, जिसमें ईएमएफ तुम्हारा फिक्स वोल्टेज है उसमें क्या डीसी करंट चलता है, तो डीसी करंट एक सर्टेन लेवल तक जाके बंद हो गया। मैं क्या बोला था, अगर एक कैपेसिटर प्लेट्स का पोटेंशियल और बी कैपेसिटर प्लेट्स का पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा तब क्या होता है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बंद हो जाएगा। समझ गए? ये बताया था ना। यस सर। सो अभी क्या हो गया, इसमें जो हो गया, इसमें करंट एक बार डिस्चार्ज चार्ज कर रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, फिर डिस्चार्ज हो रहा है, ये जो होते रहेगा। तो कभी एक ऐसा मोमेंट में अचीव नहीं कर पा रहा है जिसमें क्या होता है कि जिसमें फुल चार्ज होकर कैपेसिटर बैठ गया। तो कैपेसिटर फुल चार्ज होना मतलब क्या होगा, दो प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और सेम होने से करंट फ्लो करने नहीं दे रहा है। तो करंट फ्लो अगर करने नहीं देगा तो क्या हो जाता है कि करंट फ्लो अगर करने नहीं दिया जाएगा सो करंट फ्लो
तो करंट फ्लो करने नहीं देगा, हो जाएगा कब होगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। लेकिन इसमें तो कोई सवाल ही नहीं फुल चार्ज होने का, तो चार्ज होने के साथ साथ ही डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। अगर जब तक वो चार्ज करंट मतलब तुम्हारा चार्जिंग फुल नहीं होगा तब तक करंट फ्लो होता है सर्किट में। डीसी और एसी का बीच में मैं दिखाया था, डीसी में क्या था, कंटिन्यूअस चार्जिंग हो रहा है, उसका वजह से क्या था, एक लेवल आ गया जिसमें कैपेसिटर और चार्ज नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ए प्लेट और बी प्लेट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो करंट फ्लो बंद हो गया सर्किट में। एसी में क्या हो रहा है, एक बार चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसा कोई मोमेंट अचीव नहीं कर पा रहा है जिसमें कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब ए प्लेट और बी प्लेट का पोटेंशियल का भी चेंज सेम नहीं होगा। इसका वजह से क्या होता है, सर्किट में ऑलवेज करंट रहते ही है। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस है, ड्यू टू कंटिन्यूअस एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स, कंटिन्यूअस चार्जिंग चल रहा है। A continuous but alternating current exists in the circuit, तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस रहेगा बट अल्टरनेटिंग करंट एग्जिस्ट करते हैं सर्किट में। समझ में आया? Yes, sir. प्रिया, एनी डाउट? No, sir. सो एट एनी इंस्टेंट कोई एक पर्टिकुलर टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ, जितना ईएमएफ उसने प्रोड्यूस किया था उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। बाई कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट में जितना ईएमएफ अप्लाई किया था सेम होगा। इसका वजह से क्या हो जाता है कि V इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और हम लोग ये फॉर्मूला भी जानता है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। हाँ बोलो। यस सर बोले सर। ओके, तो V इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी जानता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू CV, और V का वैल्यू क्या है इधर से पुट कर दिया इधर, तो Q इज इक्वल टू C इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या होता है, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे Q को तो क्या हो जाता है dQ बाई dt हो जाएगा। तो dQ बाई dt मतलब क्या है, Q बाई T मतलब क्या होता है करंट फ्लो, तो I इज इक्वल टू dQ बाई dt, और Q मतलब क्या हो गया, दैट इज C इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। Q मतलब हम लोग इधर से निकल के रखा था C इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और देखो साइन ओमेगा C इप्सिलॉन नॉट जो है इट इज कांस्टेंट टर्म, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से क्या होता है cos ओमेगा टी होता है, और ये जो ओमेगा जो एक्स्ट्रा था ओमेगा टी जो है ओमेगा टी को डी डिफरेंशिएट करने से T1 हो जाता है, और ओमेगा पड़ा हुआ है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो? Yes, sir. सो ये अगर हो गया दैट मींस I इज इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी मतलब क्या होता है sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, बचपन से बढ़ के आ रहा है, उसको ही लिखा है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि ऑल साइन टेन का हम सिखाया था तुम लोगों को। ये 90 डिग्री से प्लस होने से क्या होता है साइन का एक क्वाड्रेंट है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा तुम लिख ही सकते हो। उल्टा करके अगर लिखोगे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब होता है कॉस थीटा, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब वो साइन के क्वाड्रेंट में जाके गिरता है, तो उल्टा भी लिख सकते कॉस ओमेगा टी मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो एक जगह समझ में नहीं आया। बोलो बोलो। सर ओमेगा सी इप्सिलॉन नॉट कैसा गया? ओमेगा सी इप्सिलॉन नॉट ये वाला हाँ हाँ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस ओमेगा टी होता है,
हाँ देखो साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो बताओ मुझे फर्स्ट। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी होता है। हम्म, तो ओमेगा टी जो है, लेकिन कॉस ओमेगा टी का तो कोई फॉर्मूला, साइन ओमेगा टी का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन टी का है। तो साइन टी को डिफरेंशिएट करने से कॉस टी होता है, तो साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, कॉस ओमेगा टी होगा। फिर ओमेगा टी को तुम अगर रीडिफरेंशिएट करोगे तो टी क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। हाँ ओमेगा पर रहते हैं, और ओमेगा पर रहते मतलब ओमेगा को इधर लिख रहा है, और सी इप्सिलॉन नॉट तो था ही इधर। और ये पार्ट समझ में आया, Q इज इक्वल टू सी इप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ हाँ यस सर। कोई क्वेश्चन है इतना तक? तो देखो ये वाला जो पार्ट है, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी इप्सिलॉन नॉट जो है, ये ओमेगा सी को हम 1 बाई करके इसका नीचे लिख सकते हैं। ये सेम केस को, ये ओमेगा सी को मैं 1 बाई करके इसके नीचे लिख सकता है, क्योंकि हाँ तो उल्टा रास्ता में चला गया तो इनटू होने से क्या होगा, ओमेगा सी ऊपर में चला जाता है। अब देखो ये जो इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 में आई का रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और इक्वेशन 1 जो था, इसमें क्या हो रहा है, इप्सिलॉन का क्या है, दिस इज ओमेगा टी। किसका एंगल ज्यादा है, डेफिनेटली आई का ज्यादा है, इप्सिलॉन से आई का ज्यादा होगा। आई का ज्यादा है, तो इसीलिए कह रहा है कि 1 और 2 से हम लोग मिल सकता है, इन कैपेसिटिव एसी सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज, मतलब करंट ज्यादा होता है, लीड्स द वोल्टेज मतलब करंट ज्यादा होता है, और द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, और द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट। आइदर तुम लिख सकते करंट लीड्स, और क्या होता है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, वोल्टेज लैगिंग होता है, करंट का पीछे जाता है। बाई फेज कितना होता है, पाई बाई 2 एंगल में डिफरेंस होता है। एंड क्वेश्चन होता है फेज रिलेशनशिप क्या होता है, इप्सिलॉन एंड आई। ये दोनों के ग्राफ को प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ ग्राफ को प्रैक्टिस करके जाना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कंपेयरिंग द रिलेशन आई नॉट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाय आई 1 बाय ओमेगा सी। मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था, ये फॉर्मूला इधर से मिला था हम लोग। ये होता है इप्सिलॉन नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, आई नॉट इज इक्वल टू, और इसका साथ हम लोग जो जानता है ओमिक रिलेशंस, आई नॉट इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट बाय आर। अभी अगर ये दोनों को इक्वल करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। आर का साथ रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, क्या होता है कि द फैक्टर 1 बाई ओमेगा सी इज द इफेक्टिव रिएक्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। मतलब ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, एंड दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, and it is called a capacitive reactance, and it is denoted by XC। हम लोग क्या कह सकते हैं, this is denoted by XC। याद रखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस याद रखो, बाद में डेरिवेशन है इसका ऊपर।
हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा था, उसको किससे डिनोट करता था, एक्स सफिक्स एल, एंड उसका इक्वल टू क्या था, ओमेगा एल था, एंड दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको किससे डिनोट करता है, एक्स सफिक्स सी, किससे डिनोट करता है, एक्स सफिक्स सी से डिनोट करता है, राइट? क्लियर है लॉजिक? कुछ पूछना है किसी को, बताओ। इसके ऊपर काम है, लेकिन एक्सी एक्सेल बाद में मत पूछिए एक्सी क्या होता है। तो मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस वही होता है ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर जितना ऑपोजिशन ऑफर करता है उसको ही कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो हम लोग जानते हैं एक्सी मतलब क्या है, 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ। अगर 2 पाई एफ हो जाएगा तो 2 कांस्टेंट टर्म, पाई कांस्टेंट टर्म एंड सी कैपेसिटर जो है वो कांस्टेंट टर्म अगर हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म को गायब करने से हम लोग लिख सकते हैं proportional to inversely proportional to the frequency. Capacitive reactance is inversely proportional to the frequency. ठीक है, देखो रिएक्टेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, वो भी ओम ही है, और XC proportional to the 1 by F, XC proportional to the 1 by F। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी, इफ देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसका नहीं रहता है, डायरेक्ट करंट का नहीं रहता है, तो मतलब क्या हो गया, एफ जीरो हो गया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। और इफ देयर इज एनी वैल्यू, अगर कोई वैल्यू रहेगा, फ्रीक्वेंसी जिसका कैसे कहलाता है, एसी का फ्रीक्वेंसी रहता है, तो एक कैपेसिटर अलाउज एसी टू फ्लो थ्रू इट इजीली, लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो थ्रू डीसी। तो डीसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं रहता है, तो फंडा क्या है इसमें, एक्सी प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई एफ। तो एफ अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाता है, इट इज एफ अगर इसमें जीरो हो गया तो इंफिनिटी हो गया। ये मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो किसका होता है, डायरेक्ट करंट का होता है। तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, एसी को फ्लो करने देते हैं कैपेसिटिव सर्किट इजीली, बट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ डीसी। डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फ्लो करते हैं, हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी करंट फ्लो होने नहीं देते हैं। एंड ऑब्वियसली आईआरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, रूट टू पड़ा हुआ है इसमें, और इप्सिलॉन नॉट बाई रूट टू मतलब क्या होता है, इप्सिलॉन आरएमएस, और 1 बाई ओमेगा सी इसमें है तो उसका जगह में एक्सी लिख सकते हैं। अब देखो वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्सी। रिलेशन क्या है, ये रिलेशन होगा, हम लोग बताया था, अगर इनवर्स रिलेशन अगर कुछ होगा तो उसका ऐसा ही होता है, हम लोग पिछले 6 चैप्टर तक पढ़ के आया। सो क्या होता है, एक्सी प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई एफ। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वेरीज इनवर्सली विथ द फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो वेरी करता है इनवर्सली विथ द फ्रीक्वेंसी। अगर एफ इंक्रीज होता रहता है तो एक्सी इंक्रीजेस। अगर तुम्हारा क्या होता है इसमें, एफ अगर इंक्रीज होगा तो एफ एक्सी डिक्रीजेस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और एक ग्राफ को ड्राइंग करना है, बोलो क्या डाउट है।